दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज हम पीआईबी न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत देखते हैं कि पीआईबी में एग्ज़ाम के लिए कौन सी न्यूज इम्पॉर्टेंट व हाईलाइट बनी हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं। मनसुख मंडाविया के द्वारा एक आरोग्य धारा 2.0 की अध्यक्षता की गई और यह आरोग्य धारा 2.0 मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री आपको बता दी, तो जाहिर सी बात है कि इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आरोग्य धारा 2.0 की अध्यक्षता की गई। अब इससे क्या इम्पॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो आरोग्य धारा 2.0 की जब अध्यक्षता मनसुख मंडाविया साहब कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये यहाँ आपको लिखा आ रहा होगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब से लॉन्च हुई है तब से कितने, यहाँ देखिए 2 करोड़ मरीजों को इलाज किया जा चुका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। अब बात आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया था। इसी को आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत मुख्य प्रावधानों की बात करें तो प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक परिवार में 5 लाख तक के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। अन्य बात करें तो इसका फ़ायदा अब तक कितने लोगों ने उठा लिया है तो 10.34 करोड़। ये असल में यहाँ बात हो रही है फैमिली की। अब इसी को जब आप मेंबर यानी लोगों की संख्या में बदलोगे तो ये 50 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि एक परिवार में 5 सदस्यों को मोटा मोटी मान के चलिए तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा उठाया है। अब दूसरी न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट बनी हुई है ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, मानसून में अनिश्चितता आ रही है, मौसम अनुकूल की बजाय प्रतिकूल हो रहा है। चाहे भारत हो या विश्व का कोई भी भूभाग हो, जहाँ पर बारिश कभी नहीं होती थी वहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर बारिश होनी चाहिए वहाँ पर सूखा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से एक अभी नवंबर में, इसी साल के नवंबर में ग्लासगो नामक स्थान पर किसका आयोजन होने जा रहा है तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे को कहा जाता है, यानी COP26 का आयोजन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में किया जाएगा। इस संदर्भ में इंडिया ने विश्वास जताया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो नेशनली डिटरमाइंड होनी चाहिए। इस वाली लाइन को आप रीड करिए, क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी नेशनली डिटरमाइंड, यानी प्रत्येक देशों के द्वारा अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है उसको बिना रोक टोक के विश्व के सभी राष्ट्रों को उपलब्ध करवाएं और अपने स्तर पे वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य जो जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडाप्टेशन व मिटिगेशन यानी समन के उपाय हैं, जलवायु समन के उपाय हैं, उनको भी अपनाए जाए। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि विश्व को इस समय किसकी ज़रूरत है तो विश्व में हायर कंक्रीट एक्शन लिए जाने चाहिए। और किस संदर्भ में तो 2 संदर्भों का इंडिया के द्वारा जोर दिया गया। मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, आखिरकार क्लाइमेट फाइनेंस क्यों नहीं विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को उपलब्ध करवाया जाता है। बाकायदा इसके लिए 2009 में इस बात की सहमति बनी थी कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन किया जाएगा जो 100 बिलियन का होगा और ये पैसा जो विकासशील देश हैं
उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो भी विकसित देशों के पास है वो विकासशील देशों को उपलब्ध करवाने में आनाकानी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो भारत ने कहा है कि अब ज़रूरत है कि विश्व के राष्ट्र राज्यों के द्वारा जिनके पास भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है वह क्लाइमेट फाइनेंस है, इसको विकासशील देशों को तत्काल रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो COP, जिससे COP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो सबसे पहले 1995 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। तब से प्रत्येक साल COP का आयोजन हो रहा है। अभी जो ग्लासगो में हमने बताया ये COP 26 है, जिसका आयोजन 2021 के नवंबर में किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है, जिसका आयोजन COP 3 के अंतर्गत किया गया था। COP 3 के अंतर्गत 1997 में किया गया था, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर के था। इसी प्रकार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो COP 21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जिसे पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई थी। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये न्यूज़ में है, तो इसको लेकर के न्यूज़ बनी हुई है। अगली जो न्यूज़ देखते हैं वो कौन है, रक्षा मंत्री के द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय से न्यूज़ है कि रक्षा मंत्री के द्वारा एक डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया है। तो ये पूछ लेगा कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। अब बात आती है ये किसके लिए है, क्यों लॉन्च किया गया 5.0, तो ये क्या करेगा, मिलिट्री एडवांटेज फॉर फ्यूचर को सुनिश्चित करेगा। यानी इसे किसके लिए किया गया, भारत की जो मिलिट्री है वो भविष्य में हर एक प्रकार की समस्या से निपटने में सक्षम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो उस दिक्कत का निपटान करने में भारत की मिलिट्री को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसी को सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस, क्या नाम अभी आपको बताए थे, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पहला पॉइंट, इस पे विचार करिए, क्या लिखा हुआ है कि टू इंश्योर मिलिट्री एडवांटेज फॉर फ्यूचर, भविष्य के मिलिट्री एडवांटेज को सुनिश्चित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं इसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए, अपग्रेडेशन आए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। लास्ट पॉइंट है टू इनकरेज स्टार्टअप्स टू बिकम मोर अट्यून्ड टू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि इंडिया का डिफेंस के सेक्टर में खुद इनोवेशन हो, इसको भी सुनिश्चित करना इसका प्रमुख क्या है, लक्ष्य तय किया गया है। अन्य कुछ चीज़ों की बात करें तो ये जो पहला कार्यक्रम हुआ था जिसे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0, ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0 को 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये जो अब चल रहा है ये कौन सा नंबर का है, ये 5वां है। तो ये डिफेंस 18 में लॉन्च किया गया, पहला वाला, दूसरा वाला 19 में लॉन्च किया गया, अगला वाला 20 में लॉन्च किया गया, अगला वाला 2021 में लॉन्च किया गया है। तो ये डिफेंस
डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0 को 3 साल हो गया लॉन्च किए हुए। इसी को शॉर्टकट में DISC के नाम से जाना जाता है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0। 1.0 एक किसके तत्वाधान में ये शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आईडेक्स लिखा आ रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और दूसरा DIO डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अभी जो 5वीं 5 पॉइंट DISC डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 है, इसे आईडेक्स जो DIO के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत इसे 19 अगस्त, यहाँ डेट भी आपको दिख रही होगी, 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। आईडेक्स है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जिसमें कई हितधारक एक साथ शामिल हो सकते हैं और वो डिफेंस तथा एरोस्पेस सेक्टर में मिलजुल कर इनोवेटिव होकर के यहाँ पर डेवलपमेंट गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आईडेक्स है एक प्रकार का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आईडेक्स बोले या फिर DIO बोले, दोनों एक ही बात है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, पोटेंशियल कोलाबरेशन जो डिफेंस हुआ, एरोस्पेस के स्पेसिफिक एरिया में काम करता है के लिए ये आगे कंटिन्यू हो रहा। आईडेक्स के पास वो क्षमता है कि वह डिफेंस व एरोस्पेस के क्षेत्र में इनोवेशन के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगला यहाँ न्यूज बनी हुई है, ये फिर डिफेंस से है कि इंडियन नेवी अंडरटेक्स बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द वियतनाम पीपुल्स नेवी। भारत की नेवी के द्वारा ज्वाइंट एक्सरसाइज वियतनाम की नेवी के साथ कहाँ किया जा रहा? साउथ चाइना से। जब भी आपको चाइना से की जो एक्सपेशनिस्ट नीति है, विस्तारवादी नीति है, उसके प्रत्युत्तर में कुछ उत्तर आपको लिखना हो कि भारत कैसे प्रतिसंतुलित कर रहा है। IR के सेक्टर में आप कह सकते हो कि इंडिया के द्वारा भी चुपचाप नहीं बैठा जा रहा, बल्कि इंडिया के द्वारा भी साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ नेवी एक्सरसाइज के साथ साथ जो साउथ चाइना सी में रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसका दोहन भी मिलजुल कर किया जा रहा है। इंडिया ने बाकायदा इसके लिए जो वियतनाम के साथ नवेल ज्वाइंट एक्सरसाइज होने जा रही है, इसके लिए अपना INS रणविजय व INS कोरा नामक जहाज को भेजा है। तो ये शिप जाएगा और बायलैटरल एक्सरसाइज होगी। इससे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं नेवी वो तो मजबूत होंगे ही, साथ ही डिफेंस सेक्टर में इंडिया और वियतनाम आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकेंगे। तो ये आपकी न्यूज बनी हुई थी, इसको हमने इसमें शामिल कर लिया है। अगली न्यूज पे आते हैं। जो अगली न्यूज बनी हुई है इसमें आपका पूछ सकता है कि ब्रिक्स इंडस्ट्री, जो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी 5वीं मीटिंग हुई है। तो पूछ सकता है कि 5वीं मीटिंग ये कहाँ हुई है? ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की यानी ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं जो मीटिंग हुई 2021 में हुई है, और ये कहाँ हुई है? इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई है। इंडिया के द्वारा की गई है। तो ये पूछ लेगा ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की 5वीं मीटिंग कहाँ हुई? तो इंडिया में हुई है, इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई। अब बात करते हैं 2021 का जो ब्रिक्स का मीटिंग होने जा रहा है, 2021 वाले की भी कौन अध्यक्षता करेगा? तो ब्रिक्स की इंडिया करेगा, 22 की चाइना करेगा। अब इसी के आगे आप कंटिन्यू करते जाइए। 21 की इंडिया करेगा, 22 की चाइना करेगा, 23 की साउथ अफ्रीका करेगा, 24 की फिर ब्राज़ील, फिर आपका 25 की रसिया, और ये 26 में फिर से इंडिया के द्वारा ये मीटिंग की जाएगी। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो ये जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म हमने आपको बताई दिया कि ब्राज़ील, रसिया, चाइना व साउथ अफ्रीका, ये देशों के द्वारा ब्रिक्स का निर्माण किया गया है। तो ब्राज़ील, उसके बाद रसिया, चाइना एंड साउथ
अफ्रीका इसकी फुल फॉर्म है। इसके गठन की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था 2001 में ब्रिक के रूप में, इसको एक व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे, जिसका नाम था जिम ओनील। तो जिम ओनील के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। बाद में इसमें जब 2009 में कौन शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये कौन बन गया, ये ब्रिक्स बन गया। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक भी स्थापित किया गया है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, और इसका गठन 2014 में फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन के अंतर्गत किया गया है। फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन के अंतर्गत किया गया है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय स्थापित किया गया है, हेडक्वार्टर्स संघई में है। इसको ध्यान समझिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक से आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये आपका हमने ब्रिक्स के बारे में आपको बता दिए। अब अगली जो न्यूज़ बनी हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ बनी हुई है वह यहाँ देखिए, लिखा हुआ कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। जो खाने योग्य तेल होता है, खाद्य तेल होता है, और जो खाद्य तेल में भी ऑयल जो पाम होता है, पाम ऑयल को प्रोत्साहन देने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक नेशनल मिशन शुरू किया गया है। और ये पीछे हमने कहा था कि जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो तब भी हमने पीछे की वीडियो में चर्चा किया था। ये फिर से न्यूज़ में बना हुआ है। और अब न्यूज़ में क्यों बना हुआ, क्योंकि जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है उसके द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसकी हम आज चर्चा करेंगे, और ये मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको इस पे नोट्स आपने तैयार कर लेने चाहिए। कौन सा मिशन है, तो ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार की, पहले यहाँ शब्दों पे गौर करिए, इसको लिखिए, एक कीवर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हुआ केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जब किसी स्कीम में फंडिंग करते हैं, पैसा उसमें लगाते हैं, तो उसी को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना के नाम से जाना जाता है। ये रेशियो 50-50 का भी हो सकता है, यानी 50, जैसे 100 रुपये की लागत आ रही, 50 केंद्र दे, 50 राज्य दे, 60-40 का हो सकता है, 70-30 का हो सकता है, 75-25 का हो सकता है, 90-10 का भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो फोकस एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, सिक्किम। इतने राज्यों को पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अंडमान निकोबार आइलैंड को फोकस किया गया है। यहाँ पर जो ऑयल पाम के वृक्षों का, बहुत ज़्यादा वृक्षों का यहाँ पर लगाया गया है, या यहाँ से ऑयल पाम का यानी उत्पादन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब इसके लिए जो लागत आएगी, वित्तीय लागत, वो कितनी है, तो ये डेटा ये लिख लीजिएगा, 11,040 करोड़ रुपए की क्या आएगी, टोटल लागत आने वाली है। कितनी दोस्तों, 11,040 करोड़ रुपए की टोटल लागत आएगी। कितनी, 11,040 करोड़, 2-3 बार इसलिए बोल देते कि आपको याद हो जाए। 11,040 करोड़, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो अमाउंट भी दे देता है। तो 11,000 इसको दे देगा, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे आईएएस में भी पूछे जा चुके अमाउंट से स्टेटमेंट दे देगा। तो ये 11,040 करोड़ रुपये से इसकी टोटल लागत आएगी। और इसमें जो 88 और 84 करोड़ रुपये, ये कौन किसका हिस्सेदारी रहने वाली, भारत सरकार की हिस्सेदारी रहने वाली। 44 का डबल कर दो 88 हो जाएगा, या 88 का आधा कर दो 44, यानी 8,844 या बोले 8,844 करोड़ रुपये की फंडिंग कौन करने वाला है, तो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से बल क्या रखा गया, तो इसमें जो पाम ऑयल है या ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स की एरिया व उत्पादकता, क्षेत्र व जिस पे उगाया जा रहा ऑयल सीड्स व ऑयल पाम, तो ये ऑयल सीड्स व ऑयल पाम की एरिया, क्षेत्र
व उत्पादकता दोनों को इंक्रीज किया जाएगा, दोनों में वृद्धि की जाएगी। इस पे प्रमुख रूप से यानी क्या रखा गया, ध्यान में रखा गया है। अब हम पीछे की अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं कि यहाँ पेज आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि इसमें हाँ यहाँ देखिए, अब बात आती है कि क्या कंडीशन है पाम ऑयल की, भारत में कंडीशन क्या है। तो कुछ कुछ डेटा आपको बता रहे हैं, इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करते चलिएगा। तो ये पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में कितने हेक्टेयर पे ये भारत में उगाया जाता है। तो 3.7 लाख हेक्टेयर पे भारत में उगाया जाता है। भारत का जितना भी एरिया है उनमें से 3.7 लाख हेक्टेयर पर ऑयल पाम का उत्पादन होता है। ऑयल पाम का वर्तमान समय में 3.7 लाख हेक्टेयर पर भारत में पाम ऑयल का उत्पादन होता है। आगे लिखा हुआ है कि पाम ऑयल प्रोड्यूसेज 10 to 46 times more oil per hectare compared to other oil seed crops। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि भारत सरकार पाम ऑयल को ही क्यों प्रायोरिटी दी। तो इसका आंसर इस लाइन से आपको मिल जाएगा कि जो ऑयल पाम है इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो जो अन्य दलहनी फसलें होती हैं उनकी तुलना में 10 से 46 गुना अधिक होता है प्रति हेक्टेयर। आप कहोगे अच्छा इतना ज़्यादा होता है? जी हाँ, अन्य दलहनी फसलों की तुलना में पाम ऑयल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन व उत्पादकता 10 से 46 गुना तक ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि भारत सरकार के द्वारा पाम ऑयल के लिए नेशनल मिशन को चलाया गया। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों नेशनल मिशन पाम ऑयल के लिए चलाया गया है। एंड हैज यील्ड ऑफ अराउंड, और इसकी जो उत्पादकता है वो कितनी है, अराउंड 4 टन्स ऑयल पर हेक्टेयर, यानी इसकी जो उत्पादकता है वह प्रति हेक्टेयर 4 टन तेल की है। अगर 1 हेक्टेयर आप पाम ऑयल लगाते हैं तो कितना 4 टन आपको ऑयल तेल आपको मिलने वाला है। तो दो चीज़ें आपकी समझ में आई कि इसका जो ये उत्पन्न कितना होता प्रति हेक्टेयर अन्य जो परंपरागत दलहनी फसलें हैं उनकी तुलना में 10 से 46 गुना इसका अधिक क्या होता है, ये इसकी पैदावार होती है। दूसरा, इसकी उत्पादकता की जब बात आई तो यह हमने क्या बताया, 4 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता होती है। तो इस प्रकार जो पाम ऑयल है इसमें एक भारी भरकम संभाविता है, तेल के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है अगर इसको एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसको चला दिया जाए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कीपिंग द अबव इन व्यू, उपरोक्त जो डेटा हमने आपको बताया कि अन्य दलहनी फसलों की तुलना में 10 से 46 गुना इसकी पैदावार होती है प्रति हेक्टेयर, वहीं प्रति हेक्टेयर जो तेल का उत्पादकता होती है वह हमने क्या बताया कि वह हमने कहा 4 टन प्रति हेक्टेयर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये विचार बना है कि भारत के द्वारा नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने की ज़रूरत महसूस की गई है। आगे डेटा बताया जा रहा है कि जो भारत में तेल है उसका कितना 98%, 98, सोचिए अगर 100% तेल भारत में खपत होता है तो उनमें से 98% तेल क्या किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। इससे भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो भी बहुत ज़्यादा बाहर जाती है, खर्च करना पड़ता है और राजकोषीय घाटा भी भारत का बढ़ता है और चालू खाते घाटे में भी असंतुलन पैदा होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ये स्कीम है ये क्या एक इम्पॉर्टेंट भूमिका, पिवोटल रोल अदा कर सकती है किसमें, ऑयल के क्षेत्र में। इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि जो देयर आर 2 मेजर फोकस एरिया ऑफ द स्कीम,
कौन दो एरिया हैं? तो एक है द ऑयल पाम फार्मर्स प्रोड्यूस फ्रेश फ्रूट बंचेज, यानी जो किसानों के द्वारा फ्रेश फ्रूट बंचेज का उत्पादन किया जाता है। व्हिच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इंडस्ट्री, जो उद्योगों से तेल का निष्कर्षण होता है। वर्तमान समय में बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा जाता है, इसीलिए भारत सरकार को इसके लिए बाकायदा एक स्कीम लॉन्च करनी पड़ी। अब जो ये स्कीम लॉन्च की गई है दोस्तों, अगर इस स्कीम के अंतर्गत क्या टारगेट सेट किया गया है तो इस लाइन से आगे देखिए क्या प्रस्ताव रखा गया है। अंडर दिस स्कीम इट इज प्रपोज्ड टू कवर एन एडिशनल एरिया ऑफ 6.5 लाख हेक्टेयर फॉर ऑयल पाम टिल द ईयर 2025-26। ये आप सोच लीजिए, ये आपकी डेट आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भारत ने 2025-26 जब ख़त्म हो रहा होगा तो भारत ने तय किया है कि वह अतिरिक्त क्षेत्र कितना 6.5 लाख हेक्टेयर, सोचिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर पाम ऑयल उगा रहा होगा, पाम ऑयल उगा रहा होगा, पाम ऑयल का उत्पादन कर रहा होगा। और इस प्रकार जो रीचिंग द टारगेट ऑफ 10 लाख हेक्टेयर अल्टीमेटली, और भारत ने जो अल्टीमेट गोल टारगेट किया है वो 10 लाख हेक्टेयर का है। 10 लाख हेक्टेयर का भारत के द्वारा गोल तय किया गया है। तो 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पाम ऑयल के अंतर्गत आ जाए, ये 2025-26 तक टारगेट किया गया है। और इसे जो टोटल गोल है वो कितना है, 10 लाख हेक्टेयर एरिया अंततः ऑयल पाम के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा सीपीओ पीछे आया था, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रूड पाम ऑयल। क्रूड पाम ऑयल का जो उत्पादन है वह कितना अनुमान लगाया गया है कि कितना 2025-26 तक कितना होगा, तो ये 11.2 लाख, ये पोटेंशियलिटी भारत की बताई गई कि इतनी भारत में पोटेंशियलिटी है। हमने तो 2025-26 तक केवल 6.5 लाख का टारगेट सेट किया है, लेकिन भारत में जो पोटेंशियलिटी है वो कितनी है, 11.20 लाख की है। यानी भारत में जो ऑयल पाम का उत्पादन अधिकतम कितना हो सकता है, पोटेंशियलिटी उसे बोलते हैं, तो 11.20 लाख की है, 2.0 लाख की है। तो यह संभावित नहीं दिखता है कि भारत इस टारगेट को नहीं प्राप्त कर पाएगा। 6.5 लाख हेक्टेयर 11.2 लाख जो भारत की पोटेंशियलिटी उसकी तुलना में काफ़ी कम है। और 2029-23 तक भारत की जो टारगेट यानी संभाविता है वो कितनी, 28 लाख। सोचिए भारत ने केवल 10 लाख का ही टारगेट किया है। अंत तक 2029-23 तक भारत मात्र कितना 10 लाख हेक्टेयर का टारगेट किया, जबकि 2025-26 तक 6.5 लाख, जबकि भारत में पोटेंशियलिटी कितनी है तो वह 2025-26 तक 6.5 लाख व 2029-23 तक 28 लाख की पोटेंशियलिटी है। ये डेटा शायद आपकी अब समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ऑयल पाम जो फार्मर्स हैं, ऑयल पाम फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इससे उनकी आय भी ज़्यादा होगी, जब आय ज़्यादा होगी तो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उनके पास जो पूंजी आएगी वो निवेश भी करेंगे, इससे रोजगार का सृजन होगा। और इससे जो भारत तेल आयात करता है दूसरे देशों से, उस पर भारत की निर्भरता कम होगी। एंड आल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, और भारत ने जो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का टारगेट रखा है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा अभी तक क्या किया गया है। तो इसमें एक डेटा दिया गया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं हुआ, भारत 1991-92 से ही इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। ऑयल सीड्स हुआ, ऑयल पाम के अंतर्गत जो प्रोडक्शन है जो 2091-92 में कितना होता था, वो यहाँ पर एक डेटा दिया गया कि भारत 1991-92 से ही ऑयल सीड्स हुआ, ऑयल पाम के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। और एक डेटा दिया गया, इस डेटा को आप नोट कर लीजिए। जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है यह
2014-15 में 275 लाख था, 275 लाख टन था। वहीं जब हम बात करते हैं 2020-21 में देखते हैं तो यह 365.65, 365 दिन वर्ष में होते हैं, वैसे याद रख सकते हो। 2014-15 में ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन था वह 275 लाख टन था। वहीं 2020-21 में जब हम देखते हैं तो यह 365.65 लाख टन हो गया है। तो इससे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। भारत को इस पे प्रमुख रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार यह कृषि के क्षेत्र में एक प्रभावी कदम हो सकता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये आप नोट्स बना लिए और ये आपका पूरा कंप्लीट डेटा फैक्ट के साथ आपका ऑयल पाम पे जो नेशनल मिशन शुरू किया गया उसके लिए ये क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें अलग से आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ बनी हुई है, इसको देख लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर फॉर द फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसको HFC के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर कटौती करने के लिए किगाली समझौता या किगाली संशोधन किया गया, जो कि किगाली जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए लाया गया था, उसी को भारत के द्वारा अभी रेटिफाई कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जितने भी आपके, जिसमें भारत भी शामिल है, कि 2023 तक जितने भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम किया जा सके। इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसको क्या किया गया है, ओजोन जो HFC है उसमें कटौती करने के लिए किगाली अमेंडमेंट लाया गया है, किगाली अमेंडमेंट लाया गया है। अब बात आती है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? 1987 का है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए इसे लाया गया। और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता था उसमें कटौती, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। उसके स्थान पर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से फिर ओजोन लेयर को नुकसान हुआ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं उस पर कटौती करने के लिए कब, तो यहाँ ये अक्टूबर 2016 दिख रहा होगा। अक्टूबर 2016 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसमें संशोधन किया गया और इसी को किगाली अमेंडमेंट के नाम से जाना गया है। तो किगाली अमेंडमेंट पूछे संबंध किससे है? तो ओजोन लेयर, जो ओजोन होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं, इसी को ODS, ओजोन ODS के नाम से जाना जाता। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थ में कटौती के लिए फेज आउट के लिए इसे, फेज डाउन के लिए इसे लाया गया है। अब सबसे पहले जो HFC जान लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता? रेफ्रिजरेटर से होता है, एयर कंडीशनिंग से होता है। तो इन्हीं दो क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए किगाली जो रवांडा है वहाँ पर अक्टूबर 2016 में समझौता किया गया और ये तय किया गया कि 2040 तक कितना 80 से 85% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसकी कटौती कर दी जाएगी। कितनी दोस्तों? तो 80 से लेकर के 85%। और कब तक? 2040 तक 80 से 85% इसमें कटौती करने की बात कही गई थी। इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेज डाउन ऑफ HFC इन 4 स्टेप्स फ्रॉम। इंडिया ने इसको 4 स्टेज में पूरा करने के लिए संकल्प उठाया है। ये 4 स्टेज कब कब हैं? तो पहला इंडिया का जो स्टेज शुरू होगा 10% की जो क्यूमुलेटिव संचयी कटौती करेगा वो 10% 2032 में, 2032 में 10% की, 2037 तक यानी 37 तक 20% की, 2042 तक 32 5 37 ये आपका क्या 5 सालों का इसमें
टाइम ड्यूरेशन में फेज डाउन किया जाएगा। इंडिया के द्वारा 10%, 20%, 30% और लास्ट में 80%, ये आपका टारगेट सेट किया गया। यहाँ एक बार फिर से देखिए, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसमें इंडिया 10% कटौती 2022 तक करेगा। 20% कटौती 5 ऐड करिए तो 2022 नहीं 2032 तक 10% की कटौती इंडिया करेगा। 2032 के बाद 5 ऐड करिए, 37 में 20% की कटौती करेगा। फिर 5 ऐड करिए, 37 5 32 42, तो 2042 तक 30% की कटौती करेगा। और फिर 5 ऐड करिए तो 2047 आता है, और 47 तक इंडिया के द्वारा अंततः 80% की कटौती की जाएगी। ये इंडिया के द्वारा संकल्प लिया गया है। तो ये किगाली अमेंडमेंट के बारे में आपको समझ में आया होगा, और ये आपका न्यूज़ में था तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि आगे आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद करते हैं। इसमें एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है और किसके बीच हुआ है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता चुके हैं। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बीच हुआ है। और किसके लिए हुआ है, तो यह जो कोऑपरेशन हुआ है, या नाम से ही पता चल रहा होगा, या कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जो जियोलॉजी है भूगर्भ विज्ञान है, उस क्षेत्र में दोनों देश मिल करके अमेरिका, यानी फ्लोरिडा का मतलब हुआ अमेरिका, जो एक प्रांत है अमेरिका का, तो अमेरिका व भारत के द्वारा जियोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन किया जाएगा। तो ये न्यूज़ में था। इससे क्या होगा, इससे जियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, रिसर्च रिगार्डिंग जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक इन्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कोलिजन मैग्मेटिज्म इन एशिया पैसिफिक कोलिजन मार्जिन जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड टेक्टोनिक्स, यानी ये आपकी जियोलॉजी के क्षेत्र में कुल मिला के डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, जियोलॉजी के क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किन दो देशों के बीच की गई, तो इंडिया व अमेरिका के बीच हुआ है। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और साइन की गई है, और ये की गई है इंडिया का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसे ICMR कहा जाता, और फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स है जो स्विट्जरलैंड का है, इसके बीच क्या किया गया, इसके बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और यह किस क्षेत्र में इसमें प्रमोट किया जाएगा, यानी किस क्षेत्र में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों लोग किसमें, इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी स्विट्जरलैंड व इंडिया, जिसमें परस्पर दोनों को लाभ हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे स्पेस का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो मेराइन रिसोर्सेज का हो, कोई भी हो, शर्त है परस्पर लाभ दोनों को पहुंचना चाहिए। तो उस क्षेत्र में मिल करके वैज्ञानिक व टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करेंगे। तो इसी के लिए मेमोरेंडम का क्या किया गया, इसमें साइन किया गया है। आगे देख लेते हैं, अगला जो न्यूज में है उसकी बात करते हैं। अगला, भारत व बांग्लादेश के बीच भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जो भारत का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो बांग्लादेश का डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ है उसके बीच, यानी बांग्लादेश के बीच हुआ है। और नाम से ही पता चल रहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, रेजिलियंस व मिटिगेशन के क्षेत्र में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया व बांग्लादेश किस क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट किया है, तो वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया है। अगला देखते हैं जो आज की आखिरी न्यूज है। इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब स्पीच दिया जा रहा था तो कुछ यहाँ उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया वो समझ लेते हैं। तो उनके द्वारा एक अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड का नाम क्या है, यहाँ देखिए, सर एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड।
तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया MR जयाराम को। जो चेयरमैन किसके हैं? तो MS रमैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु में है, उसके क्या हैं? ये चेयरमैन हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ अवार्ड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एम विश्वेश्वरैया का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए क्या रहा है, यहाँ इससे क्वेश्चन बनेगा। तो जो एम विश्वेश्वरैया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो बाद में बताया गया, लेकिन कर्नाटक अब वर्तमान स्थिति बताई गई कि कर्नाटक इनोवेशन के क्षेत्र में व जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ डेटा दिया जा रहा कि जो अभी इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, तो जो मेजर स्टेट थे 2020 के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2021 में रिलीज़ किया गया, वो आखिरकार 2020 का था। उसमें भारत के मेजर स्टेट में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा। तो ये यहाँ इसका योगदान ये बताते हैं, आज का ये योगदान नहीं है। इसके अलावा जो बेंगलुरु सिटी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वह भी बहुत तेज़ी से कंप्यूटर साइंस व टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। उसका रीज़न बताया जा रहा है कि भारत में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी रैंक भी दर्शाती है कि भारत की रैंक 2020 में 48 रही है, जो टॉप 50 में शामिल है। इसका प्रमुख रीज़न क्या रहा है? कौन? बेंगलुरु सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा इनोवेशन के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान रहे हैं, इनोवेशन रहे हैं। और इसका रीज़न बताया जा रहा कि जो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो शुरुआत स्तर पे प्रयास किया गया उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। जब भी एम विश्वेश्वरैया पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके बारे में ज़रूर आप लिखिए। आगे बताया जा रहा कि जो विश्वेश्वरैया हैं इन्होंने जो फ्लड गेट्स हैं उसको डिजाइन करने में काफ़ी योगदान दिया है। और जो पुणे का कौन सा? तो ये खरग वासला रिजर्वियर है, वो 1903 में इन्हीं एम विश्वेश्वरैया के द्वारा डिजाइन व पेटेंट किया गया था, जिससे कि जो पुणे की फ्लड मैनेजमेंट होता है वो आज इसी वजह से हो पाता है। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में भी काम किए हैं, जैसे टिगरा डैम जो ग्वालियर के निकट टिगरा डैम बनाया गया उसमें इन्होंने डिज़ाइन किया है। टिगरा डैम हो या कृष्ण राज सागर डैम मैसूर के निकट हो, तो ग्वालियर के निकट टिगरा डैम या मैसूर के निकट कृष्णा राज सागर डैम इन्हीं के डिजाइन का नतीजा है और ये फ्लड मैनेजमेंट हो रहा है। इसके अलावा वाटर सप्लाई सिस्टम जो अदन है यमन का, वहाँ हो या कोल्हापुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, गोवा, राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, सांगली, बिहार व उड़ीसा के अन्य भूभाग हों, वहाँ पर भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इनके योगदान जो एम विश्वेश्वरैया का रहा है वह वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी रहा है, वह इरिगेशन व पावर जनरेशन में भी काफ़ी रहा है। तो एम विश्वेश्वरैया ये थे कौन? अगर ये बात की जाए तो यह चीफ इंजीनियर थे मैसूर के और बाद में मैसूर के दीवान भी बनाए गए थे। इस प्रकार जो एम विश्वेश्वरैया एक महान विजनरी थे, एक राजनेता थे, जिन्होंने कई संस्थाओं का भी इन्होंने गठन किया है, जिनमें कुछ यहाँ नाम दिया जा रहा है। आयरन एंड स्टील प्लांट जो भद्रावती कर्नाटक में स्थित है, इन्हीं के द्वारा आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। इसके अलावा मैसूर सोप फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने किया था। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का नाम सुनते हो, इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। सबसे बढ़कर जो मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके विकास में भी एम विश्वेश्वरैया की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही है। और यही जो मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बाद को क्या बनेगा? फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये शुरुआती स्तर पे इनकी जो सोच थी एम विश्वेश्वरैया की वह इनोवेशन की ओर थी तथा यह आधुनिक इंडिया के पैट्रियोटिक चील ये अपने मन में रखते थे। तो ये साइंस व टेक्नोलॉजी का भारत में यूज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पक्षधर थे। इस प्रकार इनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बढ़कर जो एम विश्वेश्वरैया है इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है और ये
फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, यानी जो आधुनिक मैसूर के संस्थापक हैं या फादर माने जाते हैं, वो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो ये इस प्रकार एक इंजीनियर के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के एक क्या थे, धनी व्यक्ति थे। तो इनके योगदान को भारत कभी भी नहीं भुला सकता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया कि जो कृष्णा सागर डैम से लेकर के या अन्य जो संस्थाएं हैं उसको विकसित करने में एम विश्वेश्वरैया का काफ़ी योगदान रहा। और इन्हीं के जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हर साल हम किस रूप में मनाते हैं, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब आप लोगों का केवल एक क्वेश्चन आप दे रहे हैं, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।